साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। सबसे पहले क्षमा याचना करना चाहूँगा कि इस बार वीडियो देर से बना रहा हूँ। घटना काफ़ी लंबे समय से चल रही है। कुछ एक पारिवारिक फजीहतों में फंसा रहा, आर्थिक समस्याओं से जूझता रहा, तो आपसे रूबरू होने का वक्त थोड़ा नहीं मिल पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि एक घटना हुई है समाज में, उस घटना को लेकर के मैं विचार व्यक्त नहीं कर पाया। जब मैंने इसे अध्ययन किया, इस घटना को अध्ययन किया, जो घटना हाथरस में हुई है, जो हमारी बहन के साथ अत्याचार दुराचार हुआ है, उस दुराचार को चलते हुए जब मैंने अध्ययन किया तो मेरे मन में कई सवाल कौंधे। सबसे पहला सवाल ये कौंधा कि ये जो योगी आदित्यनाथ है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सरकार का मुखिया बनकर बैठा हुआ है ये व्यक्ति, इस व्यक्ति ने 16 दिन बाद एसआईटी गठित की इस पर्टिकुलर केस का अध्ययन करने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एसआईटी गठित करने में 16 दिन लग गए, मतलब 16 दिन से पहले आप सो रहे थे, उससे पहले कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे थे? क्या समस्या थी? किस वजह से आपने कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया? 16 दिन बाद आपकी आंखें खुली हैं, और आंखें खुली नहीं हैं, आंखें खोली गई हैं। केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने इनको फ़ोन करके बोला कि जो है एसआईटी गठित की जाए, तब जाके तो एसआईटी गठित हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर बैठे हुए जो इनके आका हैं, उन्हें अब लगने लगा कि देश में फजीहत हो रही है, शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोग एकजुट होने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो बिहार के चुनाव और भविष्य में आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव खटाई में पड़ जाएं। तो लिहाजा किसी तरह से इस जन आक्रोश को शांत किया जाए। तो इस जन आक्रोश को शांत करने के लिए उन्होंने आनन फानन में ये कदम उठाने शुरू कर दिए। अब जो है एसआईटी गठित किए 16 दिन बाद। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है, केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, ऐसा क्यों 16 दिन क्यों लगाए गए एसआईटी गठित करने में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक जातिगत दुर्भावना की मानसिकता आपके मस्तिष्क में शुरू से ही चल रही थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि शुरू के एक हफ्ते तक, 7 दिन तक तो आपने एफआईआर ही नहीं लिखी। पीड़िता और पीड़िता का भाई, पीड़िता के परिजन, माफ़ कीजिएगा, पीड़िता के जो परिजन थे, जो भाई के साथ और बाकी परिवार के कुछ लोग आपके पास आए, थाने में आए तो आपने एफआईआर नहीं लिखी। तो एफआईआर आपने क्यों नहीं लिखी? और ऊपर से जो डीएसपी है वो धमका रहा है, परिवार को धमका रहा था कि जो है तुम बहाना कर रही हो, तुम ड्रामा कर रही हो, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ, मतलब वो यहाँ तक कह रहे थे कि जो ये लड़की कर रही है वो सब ड्रामा है, सब मखौल बना रहा है, झूठ बोल रही है। अगर वो झूठ बोल रही थी तो उसकी मृत्यु कैसे हो गई? इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हो गई? तो आपने एक हफ्ते तक उस परिवार की सुनी भी नहीं। तो फिर तुम लोगों से कैसे न्याय की उम्मीद की जा सकती है? तो कहीं ना कहीं इसमें जातिगत दुर्भावना की दुर्गंध मुझे तो स्पष्ट दिखाई प्रतीत होती है। फिर अब जब किसी तरह से एफआईआर हो गई तो जो हाथरस का जो डीएम है, जो डीएसपी है, इन लोगों ने तरह तरह के बहाने बनाने शुरू कर दिए। अगला बंदा यहाँ तक भी कहने लगा कि जो पीड़िता है, पीड़िता का तो रेप ही नहीं हुआ, पीड़िता का रेप ही नहीं हुआ। वो ये कह रहा, मतलब डीएम तक ये कह रहा है रेप नहीं हुआ। क्यों भाई? तुम उन 4 लोगों की पैरवी क्यों कर रहे हो भाई? पहली चीज़ तो डीएम बनने के लिए आप बड़ी पढ़ाई लिखाई करके वहाँ तक पहुँचते हैं, तो सबसे पहले आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जब पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ था तो सैंपल कब कलेक्ट किए गए थे। अगर तुम पढ़े लिखे समझदार हो तो इस बारे में ज़रा जांच लो, समझ लो, परख लो। पीड़िता के साथ जब अत्याचार दुराचार हुआ तो उसके जो सैंपल थे, सैंपल 24 घंटे के बाद कलेक्ट किए गए। 24 घंटे के बाद अगर आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली रेप को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रेप के पश्चात जो शुक्राणु हैं पीड़िता के शरीर से प्राप्त हों
तो साबित हो जाता है। ये क्या है? ये रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं। कौन कह रहा है? हाथरस के ये जो तथाकथित जो पुलिसकर्मी हैं, डीएम है, डीएसपी है, एसपी है, ये जो मखौल बना रहे थे, तो इन्हें खुद पता होना चाहिए था कि जब आप टेस्टिंग करा रहे हैं तो टेस्टिंग में क्या परिणाम आने वाला है, और उसी को आधार मान करके ये इतनी बड़ी बात कह रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुम उस रिपोर्ट को आधार मान रहे हो तो इसका मतलब आप साफ साफ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि रेप हुआ है। तो फिर मरने से पहले पीड़िता ने जो बयान दिया था, मतलब जब पीड़िता बयान देकर के जीवन समाप्त हो रहा है, वो खुद बता रही है, तो क्या उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए? क्या वो एविडेंस नहीं होना चाहिए? जिस पीड़िता को उस अत्याचार से गुजरना पड़ा, जिस पीड़िता को उस गुनाह से, उस वहशीपन, उस नरकीय जो उनकी मतलब जो नरकीय कुकृत्य किया गया, उससे उसे गुजरना पड़ा, तो वो झूठ बोल रही है। जो परिजन कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, और तुम जो बैठे हो वहाँ पर सितारे लगाकर कंधों पर, तुम संविधान का और संविधान में लिखी गई धाराओं के धज्जियाँ उड़ा रहे हो। तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोह कर रहे हो, भारत के संविधान के खिलाफ जा रहे हो, भारत के संविधान की आप अवहेलना कर रहे हो, है ना। तो ऐसे में आपसे हम लोग कैसे उम्मीद करें कि आप लोग हमें न्याय दिला सकते हो? संभव ही नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि आपके बस का न्याय देना या दिलवाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके मन में जातिगत गोबर भरा हुआ है। जातिगत दुर्भावना आपके मन में इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि आप हर वो भरसक प्रयास कर रहे हैं जिस किसी भी तरह से उन 4 सवर्णों को बचा लिया जाए। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, घटना यहाँ पर हुई है, उसके बाद घटना आजमगढ़ में भी हो गई है, घटना बलरामपुर में भी हो गई है, घटना एक हरियाणा में भी हो गई है। अभी की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले हफ्ते भर में ही घटनाएं हुई हैं। मज़े की बात, इन सभी घटनाओं में सवर्णों का ही हाथ रहा है। सवर्ण लोग ही इन घटनाओं में पूरी तरह से लिप्त रहे हैं और सवर्ण ही बलात्कार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या अब ये पक्का डिक्लेयर नहीं है कि अधिकांश सवर्ण बलात्कारी होते हैं? सभी सवर्ण बलात्कारी हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर बलात्कारी सवर्ण ही क्यों है? हर बलात्कारी सवर्ण समाज से ही क्यों आ रहा है? तो इतनी बड़ी मतलब गंदगी इन लोगों के दिमाग में भरी हुई है कि ये लोग ऐसा कुकृत्य करने से भी नहीं चूकते हैं। तो मैं यहाँ एक बड़ी गंभीर चर्चा और विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। एक वक्त था, लगभग हो गए इस बात को 4 साल हो गए होंगे। 4 साल पहले मैंने एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था बहुजन सशक्तिकरण अभियान। 4 साल पहले, मतलब इट इज़ अ लॉन्ग टाइम बैक नाउ। अभी मैं इस पुराने पेपर को इसलिए उठा लिया क्योंकि इसमें मैंने एक विचार रखा था। वो आज विचार मुझे सार्वभौमिक होता दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए। मैंने यहाँ मांग की थी उस समय, आज फिर से मैं मांग करता हूँ कि भारत सरकार, हालांकि भारत सरकार से मुझे कोई उम्मीद तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपके समाज के, मेरे समाज के, हमारे समाज के ढेर सारे नेता हैं जो आज राजनीति कर रहे हैं। भविष्य में वो हो सकता है केंद्र में और राज्य में आए। अगर केंद्र में आते हैं तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक बिल बनाएं, एक अधिनियम बनाएं। उस अधिनियम का नाम है महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम। जिस तरह से ये मनुवादी लोग, ये हिंदू विचारधारा के लोग सरकार में आते ही गोरक्षा दल बना दिया इन्होंने, गाय की सुरक्षा के लिए इन्होंने कानून बना दिया। मतलब गाय की सुरक्षा किया जाना इनके लिए महत्वपूर्ण है, इनके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा। तो इसलिए केवल किसी एक समाज की बहन बेटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। भारत में रहने वाली हर एक महिला हमारी बहन बेटी है। हर एक महिला के पक्ष में हमें सोचना है और ये सोचना है कि उनको किसी भी सूरत में सुरक्षा दी जाए। तो मैं आज आप सभी से अनुरोध करता हूँ, इस बात को ध्यान से सुने। हमारे यहाँ समाज में, हमारे देश में एक नया कानून बनना चाहिए, महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम। यहाँ ध्यान से सुनिएगा। किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, जब बलात्कार होता है तो उसके साथ समस्या क्या आती है? बलात्कार होने के बाद सबसे पहले वो जाते हैं थाने में। अब जब वो थाने में जाते हैं तो थाने में एकदम रिपोर्ट
नहीं लिखी जाती। अब क्या होता है कि जो थाना अध्यक्ष है या वहाँ के जो वो पुलिसकर्मी हैं, सबसे पहले तो वो ये सोचते हैं कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए, दोनों पार्टी को बुला लें, आपस में बात कर लें, कुछ ले दे के बात ख़त्म करी जाए। वो सबसे पहले ये कदम उठाते हैं। लेकिन जब आप अड़ जाते हैं कि भाई साहब नहीं जी हमारी रिपोर्ट लिखो, तो फिर वो तुम्हें डांटते हैं, धमकाते हैं, समझाते हैं कि ऐसा है, ठाकुर साहब का लड़का है, बिना मतलब के पचड़े में मत पड़ो, कानूनी कार्रवाई के पचड़े में पड़ोगे, तुम कहाँ केस लड़ते फिरोगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, मोटी पार्टी है, पैसे वैसे खिलाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित परिवार डर जाता है, घबरा जाता है, हाथ जोड़ लेता है, ठीक है जी बाबूजी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं, वो आगे तक जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं तो फिर यहाँ आपसी रंजिश बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन याद रखना, इसमें मध्यस्थता पुलिस वालों की ही है, पुलिस वालों की सह पर ही काम हो रहा होता है। तो पुलिस वाले दोनों पक्षों से पैसा खा रहे होते हैं। पुलिस वालों से ज़्यादा दलाल भड़वा पूरे देश में कोई नहीं है। इनसे ज़्यादा गिरा हुआ ज़मीर किसी का नहीं होता। ये सड़क पे चलते हुए वाहन से 100-100 रुपये तक लेने के लिए तैयार होते हैं। ये दलाल हैं, भांड हैं, भड़वे हैं। इनको केवल चंद रुपये चाहिए और ये किसी के पक्ष में कुछ भी कर सकते हैं। ये रस्सी को सांप बनाने की क्षमता रखते हैं और उसका पूरा भरसक प्रयास करते हैं ये करने का। फिर अब ये होता है तो पीड़ित परिवार क्या कई बार डर जाता है, चला जाता है। फिर अगर बात बनती भी है तो फिर वो कहते हैं कि जो है वो करा लो, डॉक्टरी करा लो, भाई डॉक्टरी जांच करा लो। लेकिन ऐसे में क्या होता है, अगर 24 घंटे बीत गए, भाई 24 घंटे के भीतर अगर आपने जो है डॉक्टरी करा ली तो उसमें जो है रेप की पुष्टि हो जाती है। लेकिन अगर 24 घंटे हो गए हैं उसके बाद रेप की पुष्टि नहीं होती, बल्कि जो रिपोर्ट आती है उसमें नीचे नोट में लिखा होता है माइट बी, जो पीड़िता है उसके पक्ष में लिखा था माइट बी रेगुलर हैबिचुअल ऑफ रेगुलर सेक्स। तो ये लाइन लिखी होती है कि हो सकता है कि ये महिला लगातार सेक्स की आदी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके ऊपर दुराचार हुआ, अत्याचार हुआ और उसके बाद उसे उसी के ऊपर वो लग जाता है कि तुम ये रेगुलर करते रहे होंगे, राइट। तो पुष्टि नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, अधिकांश बलात्कार के जो केस हैं उनमें न्याय नहीं मिल पाता। यहाँ महिला सुरक्षा अधिनियम जो है, महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम, माफ़ कीजिएगा, महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम क्या कहता है, जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए देश में। मैं पढ़ के बताता हूँ। महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम, जिस थाना क्षेत्र में बलात्कार हुआ है, याद रखिए, जिस थाना क्षेत्र में बलात्कार हुआ है तो वहाँ दो बातें होंगी। पुलिस या तो अपराधी को पकड़ेगी नहीं या पकड़ पाएगी नहीं। दो बातें होंगी, या तो पकड़ेगी नहीं या पकड़ पाएगी नहीं। अच्छा, क्योंकि पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, तो इसलिए मैं पुलिस को बीच में ले रहा हूँ। जिस थाना क्षेत्र में बलात्कार हुआ है तो वहाँ दो घटना होंगी बलात्कार के बाद, या तो पुलिस पकड़ेगी नहीं या पकड़ पाएगी नहीं। तो ऐसे में दोनों ही परिस्थितियों में या पुलिस पकड़ती नहीं है या पकड़ पाती नहीं है, दोनों ही परिस्थितियों में मुकदमा चलेगा थाना अध्यक्ष के ऊपर। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इस अधिनियम में साफ लिख जाना चाहिए, महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम में साफ लिखा जाना चाहिए कि अगर जिस थाना क्षेत्र में किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ, बलात्कार हुआ, तो मुकदमा थाना अध्यक्ष के ऊपर चलेगा और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड भी किया जाएगा और उसे नौकरी से भी निकाल देना चाहिए। अब आप सोचोगे यार ऐसा क्यों कर देना चाहिए? ऐसा इसलिए कर देना चाहिए क्योंकि अधिकतर मामलों में रेप पीड़िता को जो न्याय नहीं मिलता वो पुलिस की भूमिका की वजह से ही नहीं मिलता। और फिर वैसे भी सरकार चल रही है ना, तो पुलिस वालों को सपोर्ट मिलती है ना। मोटा मोटा पेट करके थाने में बैठे हुए हैं, थाने में बैठ के मुर्गा खाते हैं, थाने में बैठ के दारू पीते हैं, उसमें इनके पैसे, और सड़कों पे चलने वाले लोगों से पैसा लेते हैं, व्यापारियों से पैसा लेते हैं, हज़ार तरह का पैसा इनके पास आता है। पेट इतना मोटा कर रखा है इन लोगों ने खा खा करके, और काम ये करते नहीं हैं। थाने में बैठकर मज़े कर रहे हैं ये लोग। तो इनको भी पता चलना चाहिए कि कितना ज़रूरी है समाज की सुरक्षा करना। तो ऊपर से जो पैसा आता है वो इनके पेट में इकट्ठा होने के बजाय इनको लगना चाहिए कि मेरे थाना क्षेत्र में जहां 10 कांस्टेबल काम करते हैं वहां लगाओ 100 कांस्टेबल्स। 2 ना खर्चा उनका, और सरकार को देना पड़ेगा 2 खर्चा उनको। जहां 10 कांस्टेबल काम करते हैं वहाँ पर सैकड़ों कांस्टेबल लगाओ, और फिर रोजगार भी मिलेगा समाज के लोगों को। अच्छा, दूसरी बात,
हर क्षेत्र में, हर थाना क्षेत्र में लगाओ ना सीसीटीवी कैमरा, और जितनी सुरक्षा की चीज़ें हो सकती हैं सारे सुरक्षा के इंतजाम करो ना, करो सारे सुरक्षा के इंतजाम। अमेरिका में भी होते हैं ना, जापान में होते हैं, चाइना में होते हैं, सब जगह होते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम भी करो। आधुनिकता की बात कर रहे हो ना, किसानों से कह रहे हो कि किसान अपना माल इंटरनेट पे बेच दें। अरे मूर्ख हो, अगर किसान इतना ही अक्लमंद होता तो तुम्हारे एमएसपी की ज़रूरत क्या थी उसे? तो ऐसे ही इनको ये जो तथाकथित पुलिस वाले हैं, इनके ऊपर दबाव बनेगा कि अगर रेप हो गया तो बेटा तुम जाओगे अंदर, मुकदमा तुम्हारे ऊपर चलेगा। सुरक्षा अपने आप करो, जैसे कर सकते हो सुरक्षा करो, सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो थाना अध्यक्ष है, जो मोटे पेट वाला थाना अध्यक्ष है, इसको डर रहेगा अपनी नौकरी के जाने का, इसको घबराहट होगी कहीं मेरे ऊपर मुकदमा ना चल जाए। जब इसको डर लगेगा, घबराहट होगी, तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये थाने में बैठ के दारू और मुर्गे नहीं चढ़ाएगा ना। तो ऐसे में हमारी बहन बेटी सुरक्षित होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हमें चाहिए महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम। मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। महिला सुरक्षा गारंटी अधिनियम का मतलब ये है, जिस थाना क्षेत्र में बलात्कार होता है तो उस बलात्कार के होने पर मुकदमा थाना अध्यक्ष पे भी चलाया जाएगा, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। तो उसको काम करने के लिए उसको पहले से डर लगा रहेगा, उसको लगा रहेगा कि यार कहीं ऐसा ना हो मेरे क्षेत्र में कोई रेप की घटना हो जाए, तो वो प्रोएक्टिव, एक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव हो जाएगा। प्रोएक्टिव होने पर क्या होगा, गलियों में जो है गश्त भी लगाएंगे ये लोग, घूमेंगे, और जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगाएंगे, और जितनी सुरक्षा के इंतजामात हो सकते हैं फिर करेंगे, क्योंकि इनकी खुद की पूंछ पे पैर रखा जाएगा, इसलिए करेंगे। अभी तो क्या हो रहा है, अभी ये पीड़ित परिवार के खिलाफ जा करके अपराधियों के पक्ष में काम करते हैं लोग, तो इन्हें पता चलेगा कि किस तरह से एक्चुअली सुरक्षा प्रदान की जाती है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं और साथ में खेद प्रकट करता हूं कि इतनी बड़ी घटना हमारे समाज के लोगों, हमारी समाज की बहन के साथ हो गई है। उसका केवल और केवल कारण एक है, हम लोग बिखरे हुए हैं, हम लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, हमारी शक्ति बिखरी हुई है। साथियों, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों, चाहे जाटव समाज के लोग हों, चाहे यादव समाज के लोग हों, चाहे जाट हों, चाहे गुर्जर हों, याद रखिएगा हम सब शूद्र हैं। ये जो सारे शूद्र हैं, इन सबको एक हो जाना चाहिए और सारी जातियों को ख़त्म कर देना चाहिए, और मनुवाद के खिलाफ एक मुश्त होकर के हमें बिगुल बजा देना चाहिए। और हम एक हो गए तो यकीन जानिएगा किसी की औकात नहीं जो हमारी बहन बेटी की तरफ नज़र उठा के देख ले। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।